आह! और ये आवाज़ पूरी शर्मास कोठी में गूंजने लगी। फिर रोहित कहता है, तुम्हारा खेल खत्म। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है लालच। तो ये कहानी है शहनाजपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहाँ पर दो भाई राहुल और रोहित रहते थे। ये तब की बात है जब दोनों भाई छोटे बच्चे थे। रोहित बड़ा भाई था और राहुल छोटा। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इतना कि एक दूसरे के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। इन भाइयों का जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उनके बाबा उनके खाने पीने पढ़ने लिखने का खर्चा बहुत ही मुश्किल से निकालते थे और घर के इन हालातों को देखकर दोनों भाई भी उम्र से पहले ही समझदार हो चुके थे। एक दिन दोनों अपने बाबा के पास भागे भागे आते हैं और खुशी से कहते हैं, बाबा बाबा, हम दोनों ने फिर से इस साल टॉप किया। जी हाँ, ये दिन था उनके रिज़ल्ट का। दोनों ही भाई पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और हर बार की तरह इस बार भी उन दोनों ने एग्ज़ाम में टॉप किया था। तो ये खबर सुनकर उनके बाबा खुशी से कहते हैं, अरे वाह, मेरे लाडलों ने फिर से टॉप किया है। बताओ दोनों को क्या इनाम चाहिए। रोहित, बाबा बाबा, मुझे ना एक साइकिल चाहिए। मेरे सभी दोस्त साइकिल से स्कूल आते हैं, मुझे भी चाहिए, प्लीज़ बाबा दिला दीजिए ना। रोहित की बात सुनकर श्यामलाल शर्मा भावुक हो उठते हैं और रोहित से रोंदिये स्वर में कहते हैं, बेटा, इस साल तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर अगले साल मैं तुम्हें साइकिल ज़रूर दिलाऊंगा। वैसे तो रोहित बहुत समझदार था, पर था तो छोटा बच्चा ही ना, इसलिए वह रोने लगता है और कहता है, क्या बाबा, आपने पिछले साल भी यही कहा था, आपका हर बार का यही है, मुझे नहीं करनी आपसे बात, कट्टी। और ये कह के रोहित वहाँ से बाहर चला जाता है। श्यामलाल का बहुत मन होता है अपने बेटे की ख्वाहिश पूरा करने का, परंतु वो बेबस था। राहुल ये सब चुपचाप देखता है और अपने कमरे में चला जाता है। श्यामलाल राहुल के जाने के बाद फूट फूट कर रोने लगता है और भगवान से कहता है, हे भगवान, मेरी पुकार क्यों नहीं सुनते आप? क्यों मैं अपने बच्चे को एक साइकिल तक नहीं दिला सकता? मेरी मदद कीजिए। कुछ साल बीतते हैं और ये वक्त था जब राहुल 10वीं में और रोहित 12वीं में था। परंतु अब तक रोहित को एक बहुत बुरी आदत लग चुकी थी, वो थी कि वो अपना सारा का सारा काम राहुल से कराने लगा था। एक दिन वो राहुल से कहता है, सुनो राहुल, ये मेरे असाइनमेंट्स हैं, इन्हें पूरा कर दो। राहुल कहता है, पर भैया, आपको अपने असाइनमेंट्स खुद करने चाहिए। बस यही बात सुनते ही रोहित को बहुत गुस्सा आता है और वो राहुल का गुस्से से कॉलर पकड़ता है और कहता है, अब तू मुझे सिखाएगा? तू भूल मत, तू छोटा भाई है मेरा। वो राहुल डर जाता है और वो बोलता है, सॉरी भैया, मैं अभी बनाता हूँ आपका असाइनमेंट। उससे देखकर रोहित बहुत खुश होता है और कहता है, अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे। ये पहली बार नहीं था कि रोहित ने राहुल से अपना काम कराया था। रोहित राहुल के साथ ऐसा कई बार कर चुका था। मानो जो प्यार बचपन में रोहित के मन में राहुल के लिए था, वो सब खत्म हो चुका हो। इस कारण रोहित के एग्ज़ाम्स में कम मार्क्स आए और राहुल ने अपनी 10th की परीक्षाओं में पूरे, जिसकी वजह से श्यामलाल ने रोहित को उसके ख़राब नंबर आने की वजह पूछी तो उसने पढ़ाई मुश्किल होने का बहाना मारकर टाल दिया। पर श्यामलाल ने उसको कड़क लहजे में कहा कि दोबारा अगर तुम्हारे ऐसे ख़राब रिजल्ट आया तो मैं तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा दूंगा। रोहित अपने पिता को इतने गुस्से में देखकर हैरान रह गया और उनके जाने के बाद रोहित ने राहुल को एक खींच का थप्पड़ मारा और कहा, ये सब तेरी वजह से हुआ है, और वहाँ से गुस्से में पैर पटक कर चला गया। इसी तरह 2-3 साल और गुजरे और राहुल ने अपनी 12वीं में भी टॉप किया, जिसकी वजह से उसका एडमिशन एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी में हुआ और वो पढ़ने के लिए बाहर चला गया। इसी बीच रोहित भी गलत संगत में पड़कर शराब सिगरेट जैसे नशे का आदी बन गया। दोस्ती चीज़ भी ऐसी ही होती है, अगर अच्छे इंसान से हो तो अच्छी खासी ज़िंदगी को संवार दे और गलत से हो तो अच्छे खासे बंदे को भी बिगाड़ दे। राहुल को बाहर गए को 7 साल हो चुके थे, पर उसकी कोई खबर ना थी, जिस कारण उसके पिता श्यामलाल और माँ ज्योति चिंता में रहते थे। और वहीं उनकी चिंता को बढ़ाता था उनका बड़ा बेटा रोहित, जो शराब और धूम्रपान आदि के नशे में बिल्कुल आदी हो चुका था। और शराब के नशे में प्रोफेसर से हाथापाई करने की वजह से उसे कॉलेज से भी निकाल दिया गया। और उसके पिता गरीब होने के कारण और उसके बेटे का ख़राब व्यवहार होने के कारण उसका कहीं एडमिशन भी ना हुआ।
श्यामलाल जी इसी चिंता के कारण उम्र से पहले ही बूढ़े हो चले थे, जिसकी वजह से उनके खेतों में रोहित काम करता था। पर जितना भी मुनाफा होता था उसका आधा तो रोहित शराब में खर्च कर देता था, जिस वजह से श्यामलाल के लिए घर चलाना और भी मुश्किल हो गया था। एक दिन श्यामलाल के घर के बाहर एक काले रंग की बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक 24-25 साल का नौजवान निकलकर श्यामलाल के दरवाजे पर दस्तक देता है। ज्योति जैसे ही दरवाज़ा खोलती है उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो रोते हुए कहती है, राहुल, और उसे गले लगा लेती है। राहुल की भी आंखें भर आती हैं और वो कहता है, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे मिलने नहीं आ पाया। उसकी माँ कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तू सही सलामत है, मेरे लिए यही बहुत है। फिर वो अंदर जाता है और अपने बाबा के पाँव छूता है और कहता है, बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे मिलने नहीं आ सका। उसके बाबा उसको देखकर भावुक होते हैं और उसका कान पकड़कर कहते हैं, नालायक, कहाँ था तू? तुझे पता है मुझे और तेरी माँ को तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। खबरदार अगर दोबारा ऐसा किया तो तुमने, बोलकर उसे गले लगा लेते हैं। तब राहुल कहता है, नहीं बाबा, अब मैं आपको यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। श्यामलाल हैरान होकर कहता है, क्या? हाँ बाबा, आप चलिए, श्यामलाल कहता है, पर कहाँ? तब राहुल कहता है, आप चलिए तो सही, आप सबके लिए एक सरप्राइज़ है। श्यामलाल कहता है, ठीक है बेटा। तभी राहुल पूछता है, बाबा रोहित कहाँ है? रोहित का नाम सुनते ही श्यामलाल फिर से निराश हो जाता है। राहुल माहौल को देखकर सीरियस होकर पूछता है, क्या हुआ बाबा, सब कुछ ठीक तो है ना? श्यामलाल भावुक होकर राहुल को सब कुछ बताता है। राहुल ये सुनकर हैरान रह जाता है और कहता है, बाबा आप फिक्र मत कीजिए, रोहित भैया जैसे भी हैं है तो मेरे भैया ही ना। चलिए आप तीनों मेरे साथ चलिए, मैं आप सबको लेकर चलूँगा और आप सब वहाँ पर बहुत खुश रहोगे। राहुल, दरवाजे की तरफ से ये आवाज़ सुनाई देती है। जब सब वहाँ मुड़ते हैं तो देखते हैं कहाँ, वहाँ और कोई नहीं, रोहित खड़ा था। राहुल उठता है और अपने भैया को गले लगाता है। फिर रोहित उसे बोलता है, राहुल मैंने तुम्हारे साथ बचपन में इतना बुरा किया और फिर भी तुम मेरे बारे में इतना सोच रहे हो। तो वो कहता है, हाँ भैया, आप मेरे प्यारे भैया हो, आपका मुझ पर पूरा हक है, मुझे डांटने का, मुझे मारने का। चलिए भैया अब हम यहाँ से चलते हैं प्लीज़। और सब वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो चारों घर से बाहर निकलते हैं तो चारों राहुल की गाड़ी को देखते हैं। उसके बाद उसका बाबा उससे पूछता है, राहुल ये गाड़ी तुम्हारी है? राहुल कहता है, हाँ बाबा। तो राहुल के बाबा कहते हैं, पर ये सब कैसे हुआ? तो राहुल कहता है, अरे बाबा चलिए ना, सब कुछ बताता हूँ मैं आपको। तो वो चारों राहुल की गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी शुरू होती है। गाड़ी 500 किलोमीटर दूर जाकर एक बड़ी सी कोठी के पास जाकर रुकती है। राहुल कहता है, माँ, बाबा, भैया, घर आ गया। रोहित उस आलीशान घर को देखकर कहता है, ये घर नहीं कोठी है। राहुल, ये तुम्हें कहाँ ले आया? तो राहुल कहता है, भैया यही हमारा घर है जो मैंने अपनी इन 7 सालों की मेहनत से बनाया है। ज्योति, श्यामलाल और रोहित तीनों ही हैरान होकर पूछते हैं, क्या? तो राहुल कहता है, हाँ। सब लोग गाड़ी से उतरते हैं और आसपास का मंजर देखकर हैरान रह जाते हैं। कोठी में जाने से पहले एक लंबा सा बगीचा पड़ता था जिसमें चारों तरफ रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। वो बगीचा पूरा रंग बिरंगी तितलियों से भरा पड़ा था और चिड़िया की चहचहाहट इस मनमोहक दृश्य में जान डाल रही थी। जैसे ही वो चारों अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं वो कोठी किसी महल से कम नहीं थी। अंदर पहुंचने पर राहुल बोलता है, माँ, बाबा, भैया, आपको जो मन करे आप वही कमरा ले लीजिए, ये सब आपका है। रोहित ये बातें सुनकर राहुल को गले से लगा लेता है और कहता है, मुझे फ़क्र है तुझ पर छोटे। और सभी अपने अपने कमरे में आराम करने लगते हैं। अगले दिन राम को श्यामलाल किसी सोच में डूबे हुए थे। तभी ज्योति आती है और बोलती है, किस सोच में डूबे हुए हो? तभी श्यामलाल कहता है, देखो ना हमारा बेटा कितना सफल हो गया है और रोहित को देखो कैसा नशे करके अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। और ये बोलकर श्यामलाल निराश हो जाते हैं। तभी ज्योति कहती है, आप निराश मत होइए, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। श्यामलाल कहता है, रोहित भी अपने कमरे में चैन से सो रहा होता है। तभी राहुल कमरे के अंदर आता है और रोहित को ब्लैंकेट उठाते हुए कहता है, भैया ध्यान से, ठंड लग जाएगी। और इसी तरह से उनकी ज़िंदगी हंसते खेलते निकल रही थी। पर यह अंत नहीं था।
वो कहते हैं ना, तूफान जितनी खामोशी से आता है उतनी ही तबाही मचाता है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहता है, पर धीरे धीरे श्यामलाल और ज्योति राहुल से ज़्यादा प्यार करने लगते हैं और रोहित को निठल्ला, कामचोर जैसी कई बातें बोलकर उस पर ताने मारने लगते हैं। और रोहित को ये मन ही मन में खटकने लगता है और अपने भाई से वो जलने लगता है। एक दिन की बात है, रात के 12 बज रहे थे और रोहित शराब के नशे में शर्मास कोठी में आता है और सबको सोया हुआ देखकर चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। पर जैसे ही वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता है, उसके होश उड़ जाते हैं और वो डर कर बोलता है, राहुल जी हाँ, वहाँ और कोई नहीं बल्कि उसका छोटा भाई राहुल था। राहुल रोहित को देखकर बोलता है, भैया आप आज फिर नशा करके आए हैं। आपको पता है ना माँ बाबा को ये कितना बुरा लगता है, फिर आप ऐसा क्यों करते हैं? रोहित नशे में कहता है, माँ बाबा को बुरा, वो भी मेरे लिए? कभी नहीं। उन्होंने हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार किया है, मुझसे नहीं। मुझे तो वो हमेशा ही नालायक समझते हैं राहुल। राहुल कहता है, भैया ऐसा नहीं है, माँ बाबा हम दोनों से बराबर प्यार करते हैं। तब रोहित कहता है, बहाने मत बनाओ राहुल, तुम्हें पता है ना वो मुझे कैसे ताने देते हैं, कैसे मुझे नालायक, निठल्ला, कामचोर, कैसी कैसी बातें बोलते हैं, और तुम बोल रहे हो वो मुझसे प्यार करते हैं, हम दोनों से बराबर प्यार करते हैं। पर भैया ऐसा कुछ नहीं है, मुझे मत सिखाओ राहुल, मैं सब जानता हूँ। और ये कहकर रोहित सोने चला जाता है। राहुल ये सब देखकर परेशान हो जाता है और कहता है, हे भगवान ये सब ठीक नहीं हो रहा, मेरी मदद कीजिए। और ये कहकर वो भी अपने कमरे में सोने चला जाता है। अगले दिन सुबह जब रोहित उठता है तो वो अपनी बीती यादों में चला जाता है। ये जब का समय था जब वो 12वीं में पास हुआ था और पढ़ाई में ध्यान ना होने के कारण कम नंबर आने की वजह से उसका गांव के पास के कॉलेज में ही एडमिशन हुआ था। ये तब की बात है जब रोहित को कॉलेज जाते हुए 2-3 महीने ही हुए थे और उसका दोस्त शिवम उसे कहता है, चल यार आज पार्टी करने का मूड है। तो रोहित कहता है, चलो फिर चलते हैं कैंटीन में। रोहित की ये बातें सुनकर उसके सारे दोस्त हंसने लगते हैं और रोहित उनको देखकर शर्म से लाल पीला हो जाता है। फिर शिवम कहता है, यार रोहित तू ना बच्चा ही रहेगा, हम कैंटीन वाली पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम वो वाली पार्टी की बात कर रहे हैं। रोहित अनजान बनकर कहता है, कौन सी? रोहित की ऐसी बातों को सुनकर उसके दोस्त और ज़ोर ज़ोर से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तब शिवम अपनी हंसी को रोककर कहता है, हम शराब की बात कर रहे हैं। रोहित शराब का नाम सुनकर हैरान होकर कहता है, पर ये सब तो गलत है। तो उसके दोस्त बोलते हैं, कुछ गलत नहीं है, पागल है तू तो, बच्चों जैसी बातें करता है। और फिर से हंसने लग जाते हैं। रोहित की ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चला जाता है। शुरू में तो उसको बहुत ख़राब लगती है, पर बहुत जल्दी वो उसकी आदत और फिर ज़रूरत बन जाती है। रोहित अपनी यादों से बाहर आते हुए कहता है, नहीं मुझे ये सब छोड़ना ही होगा, आखिर कब तक मैं अपने छोटे भाई के पैसों से जीवन जीऊँगा। ये सोचकर रोहित उठता है और सीधा राहुल के पास जाता है। राहुल उस वक्त अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी रोहित उसके पास जाकर कहता है, राहुल मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। राहुल कहता है, बोलो भैया। रोहित कहता है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। राहुल कहता है, इतनी सी बात, बताइए आपको कितने पैसे चाहिए। रोहित कहता है, 50 लाख। राहुल हैरान होते हुए पूछता है, भैया आप इतने पैसों का क्या करेंगे। रोहित कहता है, मैं अपना कुछ काम शुरू करना चाहता हूँ, आखिर कब तक मैं तुम्हारे सहारे जीता रहूँगा। राहुल ये सुनकर खुशी से बोलता है, जी भैया आप पूरी कोशिश करना, बेस्ट ऑफ लक। और ये कहकर राहुल रोहित को 50 लाख रुपए दे देता है। और रोहित अपने बिजनेस के लिए किराए पे ज़मीन और कच्चा माल ले लेता है और अपनी 6 महीने की कड़ी मेहनत से बाज़ार में अपना एक अच्छा सा नाम भी कमा लेता है और अपने खुद के लिए एक छोटा सा घर और काम करने के लिए ज़मीन खरीद लेता है। इस वक्त तक रोहित ने अपने सभी तरह के नशे भी छोड़ दिए थे और अपने माँ बाबा की नज़रों में जो इज्जत उसने गंवा दी थी वो भी वापस से कमा ली थी। पूरी शर्मा फैमिली हंसी खुशी से रहने लगती है। सब लोग हंसते खेलते और मस्ती करते थे, मानो ज़मीन पर ही जन्नत मिल गई हो। ऐसे ही हंसने खेलने में 3 साल कब चले गए पता ही नहीं चला। इस वक्त तक रोहित की शादी सपना और राहुल की शादी शनाया नाम की लड़की से हो चुकी थी। शुरू में तो सब कुछ ठीक रहता है, सारा परिवार मिलजुल के अपना जीवन व्यतीत करता है। पर कुछ वक्त बाद मार्केट में मंदी होने के कारण रोहित के बिजनेस में घाटा होने लगता है।
बिज़नेस चीज़ भी ऐसी ही होती है, फैशन, ट्रेंड और डिमांड को बदलते हुए 1 मिनट नहीं लगती, जिस कारण रोहित की सारी सेविंग्स खत्म होने लगती हैं और वो बिज़नेस को चलाने के लिए उधार लेने लगता है। पर मार्केट में उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड ना होने के कारण वो भारी कर्जे में चला जाता है और उसकी 4 साल की मेहनत से खड़ा किया बिज़नेस 1 मिनट में ही उसकी आंखों के सामने नीलाम हो जाता है। रोहित के पास कुछ नहीं बचता, जिस कारण वो चिंता में चला जाता है और फिर से नशे करने लगता है। एक बार फिर रोहित राहुल के पास मदद मांगने जाता है। राहुल अपने भाई से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो रोहित को मना नहीं करता। रोहित रोते हुए कहता है, राहुल, मैं बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। रोहित कहता है, ऐसा मत कहिए भैया, आपके पास सब कुछ है। देखिए, माँ, बाबा, भाभी और मैं सब आपसे कितना प्यार करते हैं। रोहित कहता है, पर अब मैं क्या करूँगा, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, नौकरी भी नहीं कर सकता। भाई, अब चिंता मत कीजिए, राहुल कहता है। राहुल उसे दिलासा देता है, आपको और भाभी को कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा मैं। आप क्यों चिंता कर रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोहित ऐसी बातें सुनकर भावुक होता है और कहता है, तो सच में दुनिया का बेस्ट भाई है, और उसे गले लगा लेता है। फिर राहुल के दिमाग में न जाने क्या ख्याल आता है। वो कहता है, भैया, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। रोहित नरम लहजे में कहता है, हाँ पूछो राहुल। राहुल थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, भैया तभी रोहित कहता है, अरे राहुल डरो मत, बताओ क्या पूछना है तुम्हें। तो राहुल कहता है, भैया, बाबा ने मुझे ये तो बताया कि आपने नशे में प्रोफेसर पर हाथ उठाया। रोहित राहुल की ये बात सुनकर शर्म से अपनी आंखें नीचे कर लेता है। तब राहुल बात को आगे जारी करते हुए कहता है, भैया, पर आपने ऐसा क्यों किया, ये तो बाबा ने नहीं बताया। आप बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ था जो आपको अपने गुरु पर हाथ उठाना पड़ा। रोहित राहुल की बातें सुनकर चुप ही रहता है। तो राहुल फिर से कहता है, भैया बताइए ना। तो राहुल उसे बताने लगता है। ये जब की बात है जब उसके बीएससी फाइनल ईयर का रिज़ल्ट आया था। उस दिन रोहित राहुल को ये बात बताते बताते अपनी बीती यादों में ही चला जाता है। सारे कॉलेज में भीड़ इकट्ठी हुई थी, सब अपना रिज़ल्ट लेने आए थे। वहीं पर रोहित, शिवम और उसके सभी दोस्त भी थे। रोहित एकदम से बोलता है, नहीं, मैं फ़ेल नहीं हो सकता। ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया, मैं फ़ेल कैसे हो गया। जी हाँ, रोहित अपने केमिस्ट्री के एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो गया था। अगले दिन रोहित और उसके दोस्त सब पार्टी कर रहे थे। तब मोहन कहता है, रोहित अब तो क्या करेगा। रोहित बोला, पता नहीं यार, साले को पेपर में ही दुश्मनी निकालनी थी। तब शिवम बोला, सही बात है, तुझे ना बदला लेना चाहिए। याद रखेगा वो प्रोफेसर, ऐसे कैसे फ़ेल कर दिया उसने तुझे। ऐसा हाल करेंगे कि ज़िंदगी भर याद रखेगा, दोबारा किसी बच्चे को फ़ेल नहीं कर पाएगा वो। इसलिए ही बोलते हैं, जवानी के जोश में कुछ नहीं करना चाहिए, लेने के देने भी पड़ जाते हैं। रोहित उन सबकी बातों में आ जाता है और शराब पी के अपने कॉलेज के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में चला जाता है, जहाँ उसके केमिस्ट्री टीचर बैठे थे। तब रोहित सीधा अपने सर का कॉलर पकड़ता है और कहता है, साले, तेरी ये हिम्मत, तूने मुझे फ़ेल किया। तो सर बोलते हैं, ये क्या बदतमीज़ी है। और नशे में रोहित अपने सर को धक्का दे देता है। सर धड़ाम से ज़मीन पर गिरते हैं और राहुल को बताते बताते वो वापस अपनी यादों से बाहर आ जाता है। ये तब का समय था, तब रोहित राहुल को ये बातें बता रहा था। फिर आगे रोहित कहता है, उसके बाद गार्ड ने उसके और उसके सारे दोस्तों को कॉलेज से निकाल दिया और फिर प्रिंसिपल ने उन सबके घर में लेटर भेज दिया। राहुल कहता है, कैसा लेटर। तब रोहित के पापा कहते हैं, इनकी महानता का, इन्होंने इनके टीचर के साथ कितना अच्छा बर्ताव किया और उसके उपहार में इनको और इनके दोस्तों को कॉलेज से निकाल दिया गया है और इनके इस महान काम की वजह से इनको रिज़ल्ट भी नहीं दिया जाएगा। रोहित अपने बाबा की ऐसी बातें सुनकर शर्म से पानी पानी हो जाता है। राहुल माहौल को संभालते हुए कहता है, बाबा आप कब आए। तो श्यामलाल शर्मा कहते हैं, बस जब इन महर्षि ने अपनी महानता का किस्सा सुनाना शुरू किया था। रोहित कुछ बोल नहीं पाता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। रोहित के जाने के बाद राहुल कहता है, बाबा आपको क्या ज़रूरत थी भैया पे ऐसे ताना कसने की, भैया पहले ही अपने किए पे इतना पछता रहे थे और आप फिर भी। तब श्यामलाल शर्मा कहते हैं, तो क्या करूं बेटा, इसने काम ही ऐसा किया, अगर ना अपने दोस्तों की बातों में आता, ना कुछ ऐसा गलत काम करता तो आज वो भी कामयाब होता। खुद बेचारी सपना की भी ज़िंदगी ख़राब कर दी उसने। तो राहुल कहता है, बाबा पर भैया कोशिश तो कर रहे हैं ना, अब उनके बिज़नेस बंद हो गया तो उसमें
उनकी क्या गलती। श्यामलाल राहुल की बातों को अनसुना करके अपने कमरे में चला जाता है। श्यामलाल मन ही मन में रोहित को नापसंद करने लग गया था। शायद उसका कारण उसका असफल होना हो और रोज़ रोज़ रोहित को ताने मारना अब उसकी आदत हो गई थी। ऐसे ही एक दिन श्यामलाल रोहित को देखकर कहता है, क्यों रे, क्या सारा दिन यहाँ पड़ा रहता है, जाकर कुछ काम कर, ऐसे कब तक बैठा रहेगा। रोहित ने ऐसा उम्मीद कभी नहीं की थी कि उसके बाबा उसे एक दिन ऐसे बोलेंगे। यह सब ज्योति को भी अच्छा नहीं लगता और वो बोलती है, आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं। तब श्यामलाल कहता है, हाँ तो ज्योति और कैसा बर्ताव करूँ मैं इसके साथ, सारा दिन घर में नालायकों की तरह पड़ा रहता है। तो ज्योति कुछ कहती उससे पहले ही रोहित बोलता है, रहने दीजिए ना माँ, बाबा ठीक ही तो कह रहे हैं, और कहकर चुपचाप ऊपर चला जाता है। उसके साथ साथ श्यामलाल भी अपने कमरे में चले जाते हैं। ज्योति चिंतित होते हुए सोफे पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद राहुल भी आ जाता है। राहुल अपनी माँ को ऐसे परेशान देखकर अपनी माँ के पास ही बैठता है और कहता है, माँ क्या हुआ आपको, आप परेशान क्यों हैं। तो उसकी माँ रोहित और श्यामलाल के बीच हुई सारी बात बता देती है। राहुल अपनी माँ की बात सुनकर परेशान तो होता है, पर वो अपनी परेशानी छुपाते हुए अपनी माँ को कहता है, कोई बात नहीं माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए और आराम से सो जाइए। तो ज्योति कहती है, बेटा मैं कैसे सो जाऊँ जब घर में। इससे आगे ज्योति कुछ बोलती, राहुल कहता, माँ मैंने कहा ना आपसे सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद राहुल अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में शनाया उसका इंतज़ार कर रही थी। शनाया राहुल को देखकर कहती है, क्या हुआ राहुल, आप इतने परेशान क्यों हैं। तब राहुल कहता है, शनाया ये सब ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे तो हमारा घर। और ये कहते कहते राहुल परेशान हो जाता है। शनाया उसके कंधे पे हाथ रख के कहती है, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राहुल कहता है वहीं दूसरी तरफ रोहित जैसे ही अपने कमरे में जाता है, वहीं सपना उस पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, आ गए आप, कहाँ गए थे। तो रोहित कहता है, बस काम ढूंढने गया था। क्या हुआ, कुछ हुआ क्या। तो सपना कहती है, क्या हुआ, तुम ये बताओ क्या नहीं हुआ। ना ही कोई काम करते हो ना ही कुछ, बस सारा दिन घूमते रहते हो और फिर आ जाते हो घर में। तब रोहित कहता है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो ट्राई कर रहा हूँ ना, अब मुझे काम नहीं मिल रहा तो उसमें मेरी क्या गलती। तो सपना कहती है, मुझे नहीं पता, तुम्हारा जो मन करे तुम वो करो, बस याद रखना अगर जल्दी ही तुमने कुछ नहीं किया तो मैं वापस अपने घर चली जाऊँगी। और ये कहकर वो सोने चली जाती है। रोहित मन ही मन में अपने आप को कोसने लगता है, हाँ सब मेरी ही गलती है, अगर मैं ना होता तो सब ठीक रहता। ऐसे ही अपने आप को कोसकर वो भी सोने चला जाता है। ये रोहित के साथ रोज़ का हो गया था। हमेशा उसके बाबा और बीवी उस पर ताने मारते रहते थे और रोहित को भी कोई काम नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे शनाया का भी रवैया रोहित और सपना की तरफ बदलने लगा। शनाया अक्सर सपना से सारे घर के काम कराती और उस पर ताने भी मारती और राहुल से भी अक्सर रोहित को घर से निकालने के लिए झगड़ने लगी। ऐसे ही एक दिन राहुल के कमरे से बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। राहुल कहता है, नहीं शनाया, ऐसा नहीं हो सकता। रोहित, भैया मेरे भैया हैं, उन्हें मैं इस घर से कभी नहीं निकालूंगा। तब शनाया कहती है, तुम्हें ऐसा करना ही होगा वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, ऐसा कब तक उनको पालोगे। तो राहुल गुस्से में कहता है, झगड़ा मत करो शनाया, रोहित मेरा भैया है और जितना इस घर में मेरा हक है उतना भैया का भी है, और दोबारा तुमने अगर मेरे साथ इस बारे में बहस की तो तुम देख लेना। ये कहता है और वो गुस्से में बाहर निकल जाता है। रोहित अपने भाई और भाभी की ये सारी बातें सुन लेता है और अपने भाई को अपनी इतनी बेइज्जती का जिम्मेदार मानने लगता है और उसकी कामयाबी से मन ही मन में जलने लगता है। रोहित कहता है, ये सब इसकी वजह से ही हुआ है, ना ये इतना कामयाब होता और ना ही मुझे इतना जलील होना पड़ता। ऐसे ही कुछ दिन और कटते हैं। एक दिन जब सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे तब शनाया एकदम से चिल्लाती है, सपना ये तुमने क्या किया। सपना घबराकर कहती है, क्या हुआ भाभी। तब शनाया कहती है, सब्जी में इतना नमक क्यों डाला है, हमें मारना चाहती हो क्या। और ऐसे ही उससे कई बातें सुनाती है और रोहित उससे कुछ ना कह पाता। और बदकिस्मती से राहुल भी उस दिन अपने काम की वजह से लेट हो गया था। उसी शाम को रोहित ने जब शराब पी रखी थी तब उसके कान में यही बातें गूंज रही थी और गुस्से में वो शर्मा कोठीज में आता है और सीधा छत पे चला जाता है।
छत पे जाकर वो अपने आप से बोलता है, हाँ, सारी फसाद की जड़ मैं ही हूँ ना, तो आज खेल ख़त्म करते हैं, सब खुश रहेंगे। सही बात है, अगर मैं ना होता तो सब ठीक ही रहता, तो ख़त्म करते हैं। और यही सब बोलते हुए वो शराब के नशे में छत से कूद जाता है। जैसे ही रोहित नीचे कूदता है, धड़ से एक आवाज़ आती है और सभी के सभी सीधा नीचे चले जाते हैं। नीचे जाकर देखते हैं तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। रोहित जो खून से लथपथ था, उसे देखकर उसकी माँ, उसके भैया, उसकी बीवी, उसके बाबा सब रोने लगते हैं। सब बोलते हैं, हे भगवान, ये क्या हो गया। राहुल फटाफट से एम्बुलेंस को कॉल करता है और वहीं ज्योति और सपना का रो रो कर बुरा हाल हो गया था और उसके बाबा रोहित से कही हर एक बात पर पछता रहे थे। वो कहते हैं ना, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। कहीं ना कहीं वो रोहित के इस काम में अपने आप को दोषी मान रहे थे। वो मन ही मन में सोच रहे थे, काश ना मैं उसको ऐसा कुछ बोलता, ना ही वो ऐसा कुछ करता, था तो मेरा ही बेटा ना। और ये कहकर वो भी फूट फूट कर रोने लगते हैं। राहुल अपने भाई को देखकर हैरान रह गया था। वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था और उसे उम्मीद भी नहीं थी कि उसका भाई ये करेगा। सुबह के 4 बज रहे थे। पूरी शर्मा फैमिली हॉस्पिटल में चिंतित होकर यहाँ से वहाँ घूम रही थी। तभी नर्स आती है और बोलती है, अब पेशेंट खतरे से बाहर है। ये सुनते ही जो भी डर, चिंता सबके मन में था, मानो एक ही मिनट में गायब हो गया हो। श्यामलाल कहते हैं, क्या क्या मैं मेरे बेटे से मिल सकता हूँ? तब नर्स कहती है, अभी नहीं, अभी पेशेंट को होश नहीं आया है, आप उनसे 2-3 घंटे के बाद मिल लीजिएगा, तब तक होप्सो उनको होश आ जाए। नर्स की ये बात सुनकर राहुल कहता है, थैंक यू डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नर्स कहती है, अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके 3 घंटे बाद रोहित को होश आता है और वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो अपने पूरे परिवार को वो अपने सामने पाता है। उसके बाबा जो उसको बात बात पर ताने मारते थे, वो आज उसके सर के पास बैठकर उसकी हालत को देखकर रो रहे थे। उसकी बीवी उसे देख भी नहीं पा रही थी। उसका भाई जिससे वो उसकी कामयाबी से इतना जलता था, वो उसे देखता ही रह गया था। रोहित के सर पर पट्टी और हाथ पैरों में प्लास्टर बंधा हुआ था। वो बच तो गया था, पर उसको काफ़ी चोटें आई थी। रोहित अपनी गलती पर पछताते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, सब मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी श्यामलाल शर्मा कहते हैं, नहीं बेटा, गलती तो मेरी है, ना ही मैं तुम्हें इतने ताने मारता, ना ही तुम ऐसा कुछ करते। शनाया और सपना भी अपने अपने बर्ताव के लिए रोहित से माफ़ी मांगती हैं। राहुल चुपचाप ये सब देख रहा था। तभी रोहित कहता है, राहुल, तुम अपने भाई से अब भी गुस्सा हो क्या? राहुल कुछ बोल नहीं पाता और चुपचाप कमरे से बाहर चला जाता है। ज्योति ये सब देखकर कहती है, चिंता मत करो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोहित कहता है, 6 महीने बाद। आज वो दिन था जिस दिन रोहित को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल रहा था। श्यामलाल, ज्योति, सपना, शनाया सब थे, बस राहुल को छोड़कर। राहुल इन 6 महीने में अपने भाई से एक बार भी नहीं मिला, जिसकी वजह से रोहित भी काफ़ी उदास था। रोहित कहता है, बाबा, राहुल नहीं आया? तो उसके बाबा कहते हैं, आया है पर कार में है, तुम चलो वहीं बात कर लेना उससे। सब लोग जैसे ही बाहर जाते हैं, रोहित की आंखें नम हो जाती हैं। उसके सामने और कोई नहीं, उसका छोटा भाई राहुल खड़ा था, जिसने उसको 6 महीने बाद देखा था। रोहित कहता है, राहुल। राहुल उसे अनसुना कर देता है और कहता है, गाड़ी में बैठिए, हमें देर हो रही है। सब गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी स्टार्ट होती है। गाड़ी में एक अलग ही शांति थी। वो राहुल से बात तो करना चाहता था, पर न जाने क्यों वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। गाड़ी सीधा शर्मास कोठी के पास जाकर रुकती है। जैसे ही सब वहाँ से उतरते हैं और शर्मास कोठी में घुसते हैं, तभी राहुल कहता है, रुक जाइए भैया। तो रोहित कहता है, क्या हुआ राहुल? तब राहुल कहता है, आप अंदर नहीं जा सकते। राहुल की ऐसी बातें सुनकर पूरी शर्मा फैमिली हैरान रह गई थी। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि राहुल ऐसा कुछ बोलेगा।
रोहित चुपचाप खड़ा रहता है। तब राहुल मुस्कुराता है और कहता है, क्योंकि आप वहाँ पर जाएंगे। राहुल शर्मास कोठी की दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहता है। जब सब वहाँ देखते हैं तो सबके सब हैरान रह जाते हैं। वो सब देखते हैं कि शर्मास कोठी के बगल में एक दूसरी कोठी थी, वो भी बिल्कुल वैसी ही जैसी राहुल ने बनाई थी। तो रोहित पूछता है, राहुल ये सब क्या है? तब राहुल कहता है, भैया ये आपका है। अब आपको कोई ताने नहीं मारेगा, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, ये सब सिर्फ आपका है। आपको क्या लगा मैं आपसे नाराज़ होऊंगा? नहीं भैया, मैं अपने बड़े भाई से कभी गुस्सा नहीं हो सकता। राहुल की ये बातें सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं और एक बार फिर पूरी शर्मास फैमिली में खुशी छा जाती है। 3 साल बाद। वो कहते हैं ना, कुछ लोग कभी नहीं बदलते। राहुल ने रोहित को कोठी तो दे दी, पर उसके बाद भी रोहित के मन में जलन ख़त्म नहीं हुई। अब उसको ये होने लग गया कि हमारे पास सिर्फ एक कोठी और राहुल के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी। एक दिन ऐसे ही सपना और रोहित दोनों इस बारे में बात कर रहे थे। देखा रोहित, राहुल ने हमें एक कोठी पकड़ा दी और खुद इतनी सारी प्रॉपर्टी में मज़े करता है। अरे तुम भी भाई हो उसके, तुम्हारा आधा हक बनता है। ये क्या बात हुई, एक प्रॉपर्टी दे दिया और काम ख़त्म। तो रोहित कहता है, सही बात है सपना, पर हम क्या कर सकते हैं, तुम जानती हो ना, माँ बाप का लाडला है वो। कुछ बोला तो ये भी हाथ से जाएगी। सपना कहती है, ये दोनों का रोज़ रोज़ का हो गया था। दोनों ऐसे ही राहुल से जलते थे, चिढ़ते थे और ऐसे ही उसके बारे में बातें करते थे। इसी तरह कई दिन बीतते हैं और एक दिन सपना कहती है, अगर ये राहुल ना होता तो सोचो सारी प्रॉपर्टी हमारी होती। तो रोहित कहता है, हाँ सही बात है। तो सपना कहती है, पता नहीं ये राहुल नाम की बला कब टलेगी। तो रोहित कुछ सोचता है और कहता है, अगर हम ही इसे टाल दे तो सपना कहती है, क्या? तो रोहित कहता है, हाँ हम कर सकते हैं। अब रोहित और सपना दोनों ही राहुल को मारने की प्लानिंग करने लगते हैं। ऐसे ही 2 महीने बाद सपना शर्मास कोठी में जाती है और कहती है, भाभी कैसी हैं आप? शनाया उसको देखती है और खुश होते हुए कहती है, अरे सपना इतने दिनों बाद कैसे? तो सपना कहती है, बस आने का मन हुआ इसलिए आ गई। क्यों, मैं आ नहीं सकती? तो शनाया कहती है, अरे नहीं नहीं आओ ना। शनाया उसे अंदर बुलाती है और सोफ़े पे बिठाते हुए बोलती है, और बताओ भैया कैसे हैं? सपना कहती है, रोहित अच्छे हैं, तुम बताओ राहुल कैसा है? तो शनाया कहती है, राहुल भी बढ़िया है। उसके बाद सपना कहती है, अच्छा सुनो शनाया। तो शनाया कहती है, हाँ बोलो सपना। तब सपना कहती है, अगले महीने मेरे भाई की शादी है, तुम सबको आना है, ओके, और कोई बहाना नहीं चलेगा। तब शनाया मुस्कुराते हुए जवाब देती है, अरे हाँ सपना, हम सब आएंगे, ज़रूर आएंगे, तुम्हारे भाई की शादी है, मिस थोड़ी करेंगे। ये सुनकर सपना खुश हो जाती है और कहती है, हाँ तो आप सबको ज़रूर आना है। अच्छा चलिए अब मैं चलती हूँ, बस यही बताना था। तो शनाया कहती है, अरे थोड़ी देर तो रुक जाती, इतने दिनों बाद तो आई हो। तो सपना कहती है, अरे नहीं, रोहित के आने का टाइम हो गया, मुझे जाना पड़ेगा, सॉरी, मैं फिर कभी आ जाऊँगी। तो शनाया कहती है, ठीक है, और ये बोलकर सपना वापस चली जाती है। सपना जैसे ही अपने घर जाती है, रोहित उससे पूछता है, हो गया काम? तो सपना कहती है, हाँ हो गया, सब आ रहे हैं। अब देखना। 1 महीने बाद सपना के भाई की शादी वाले दिन सब लोग तैयार हो रहे थे और जैसे ही बाहर निकले तभी राहुल कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाभी। तो सपना कहती है, थैंक यू देवर जी। अब चलिए यहीं पर कॉन्ग्रेचुलेशंस करेंगे या शादी में भी चलेंगे? सब लोग सपना की बातें सुनकर हंसने लगते हैं और सब गाड़ी में बैठते हैं। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है तभी रोहित कहता है, आ! राहुल एकदम से बोलता है, क्या हुआ भैया? तभी रोहित कहता है, पता नहीं, अचानक से पेट में दर्द हो रहा है। तभी राहुल कहता है, क्या हुआ आपको? तो सपना कहती है, अरे क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? चलिए वापस घर चलते हैं। तभी राहुल कहता है, नहीं भाभी, आपके भाई की शादी है, आप जाइए,
एक काम करता हूँ, मैं भैया के साथ रुक जाता हूँ। तो सपना कहती है पर देवर जी। तो राहुल कहता है परवर कुछ नहीं, अब जाइए एंजॉय कीजिए, भैया की चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना यहाँ पर। तो सपना कहती है ठीक है। वो मन ही मन में सोचती है यही तो हम चाहते थे देवर जी। रोहित और राहुल दोनों रोहित की कोठी में चले जाते हैं और वहाँ पर पहुँचते ही राहुल कहता है भैया चलिए हम डॉक्टर के चलते हैं, आपको बहुत दर्द हो रहा था ना। तो रोहित कहता है चिंता मत कर, दर्द अब मुझे नहीं तुझे होने वाला है। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? तो रोहित कहता है जो तूने सुना वही बोल रहा हूँ छोटे, तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से मुझे हर बार बदनाम होना पड़ा, हर बार ताने खाने पड़े, छत से कूदा, वो भी सिर्फ तेरी वजह से। और तुझे क्या लगता है तुझे मैं ऐसे ही छोड़ दूँगा? भैया आप क्या बोल रहे हो, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये बोलते ही रोहित राहुल के पेट में चाकू मार देता है। आ! और ये आवाज़ पूरी की पूरी शर्मास कोठी में गूंज जाती है। तब रोहित कहता है अब आया मज़ा, खेल खत्म। तब राहुल कहता है भैया आपने मेरे साथ, और ये कहकर वो वहीं पर दम तोड़ देता है। अगले दिन सुबह जब शर्माज फैमिली घर पर पहुंचती है तो वो राहुल का इस हालत में देखकर हैरान रह जाती है। शनाया का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था और श्यामलाल रोहित को बहुत भारी बोली सुना रहे थे, उसे मार रहे थे और बोल रहे थे नालायक, तुझे शर्म नहीं आई, तूने ऐसा कर कैसे दिया। और एक कहकर वो फूट फूट कर रोने लगते हैं, उसने तेरे लिए इतना किया और तूने उसके साथ ही ये किया, छी, थू है तेरे जैसे बेटे पर, थू। और ये बोलकर श्यामलाल पुलिस स्टेशन में कॉल कर देते हैं। पुलिस आती है और रोहित को ले जाती है। रोहित खड़ा ही रह जाता है, उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता था। रोहित और सपना दोनों को अपने इस जुर्म में उम्र कैद की सज़ा हो जाती है और राहुल अपना दम तोड़ देता है और आखिरी में वो प्रॉपर्टी किसी के काम की नहीं रहती। रोहित के लालच ने उसे उसका भाई, जो उसे जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, उसके माँ बाप का भरोसा और उसकी आज़ादी, सब कुछ छीन लिया था। तो इसी के साथ हमारी ये कहानी पूरी होती है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।